1845 में लिखा ज़रूर है, लेकिन वातावरण जो है वो बौद्धकालीन है, ठीक है? तत्समी प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है और स्थान इसमें 2 हैं, सागल एक स्थान है जो कि सियालकोट, मथुरा एक स्थान है प्रमुख और मगध है। 3 स्थान इसमें सागल, मथुरा और मगध, ठीक है? ये 3 स्थान इसमें प्रमुखता से देखने को मिलते हैं और सागल, मथुरा और मगध और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो विशिष्ट वर्ग है, विशिष्ट वर्ग का मतलब उच्च वर्ग, ठीक है? तो उच्च वर्ग में कुछ नाम आते हैं जैसे मिथोद्रस एक नाम आता है, जो मिथोद्रस जो हैं वो एक तरीके से प्रेसिडेंट हैं उस क्षेत्र विशेष के, ठीक है? और इनकी जो बेटी है उसका नाम है सीरो और सीरो की शादी आगे चल कर के प्रथुसेन से हो जाती है, ठीक है? और एक है वहाँ पे प्रेस्थ जो कि पहले दास थे और अश्व घोड़ों का व्यापार किया, तो बहुत ज़्यादा रुपए कमाए और एक तरीके से मतलब ये अंबानी हैं, ठीक है? ऐसा कुछ समझ लो। प्रेस्थ इनका नाम है और इन्हीं का पुत्र है प्रथुसेन और इसकी प्रथुसेन की शादी होती है सीरो से, लेकिन ये प्रेम जो है दिव्या से करता था, लेकिन शादी दिव्या से नहीं हो पाती है और शादी सीरो से होती है, ठीक है? और तो अभी तक मैंने बताया कि प्रेसिडेंट है मिथोद्रस और प्रेस्थ अंबानी है, मतलब आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, अश्व व्यापारी थे और उन्हीं का बेटा है प्रथुसेन। मतलब अ, प्रथुसेन अमीर घराने से है, लेकिन है क्या दास था पहले, मतलब निम्न वर्ग का है, ये समझ लो, ठीक है? निम्न वर्ग से संबंध रखता है। धर्मस्थ देव शर्मा चीफ जस्टिस हैं, सी सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हैं वहाँ के और चीफ जस्टिस हैं, न्याय विभाग के प्रमुख हैं धर्मस्थ देव शर्मा और इन्हीं के कुछ बेटे हैं विष्णु शर्मा, विनय शर्मा, प्रबुद्ध शर्मा और इन्हीं की मतलब प्रपोत्री पोती जो है वो मतलब धर्मस्थ देव शर्मा परदादा हैं, दादा के भी पिताजी मतलब ऐसे उनकी मतलब पर पोत्री है दिव्या, ठीक है? तो ऐसा कुछ है, दिव्या जो है वो दिव्या के परदादा हैं धर्मस देव शर्मा और पापा मम्मी दिव्या के नहीं है ऐसा कुछ और दिव्या के आगे नाम भी बदलते हैं, एक नाम आता है दारा, जब दिव्या दासी बनती है तो दिव्या का नाम दारा हो जाता है, ठीक है? और दिव्या जब नर्तकी के रूप में होती हैं तो दिव्या अंशुमाला बन जाती हैं, ठीक है? दासी जब होती है तो दिव्या का नाम दारा होता है, दिव्या जब नर्तकी के रूप में होती है तो दिव्या का नाम अंशुमाला है, ठीक है? और ये कुछ हैं सागल, मथुरा, मगध कुछ प्रमुख स्थान हैं और उच्च मतलब इसमें भी उच्च वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं भी हैं और किसी निम्न जाति वालों के साथ कुछ अन्याय होता है तो उनको दुःख भी होता है, तो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है? वर्ण व्यवस्था के समर्थक वाले में हैं आचार्य प्रवर्धन हैं और कार्तवीर एक कैरेक्टर है, उनका बेटा है सुकृत। तो ये वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, ठीक है? और बाकी एक कला विभाग है, आर्ट एंड कल्चर वाला डिपार्टमेंट है, कला एवं संस्कृति वाला, उसकी जो हेड है वो मल्लिका है, कला विभाग की प्रमुख हैं। इनकी शिष्या हैं रत्न प्रभा, दिव्या और माधुलिका। तो इनकी 3 शिष्या हैं और एक मूर्तिकार है सागल का जो मूर्ति बनाता है और जिसका नाम है मारिस, मारिस है और ये एक्चुअली एक स्टूडेंट के नोट्स हैं उसी से बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ पहले मैंने जो सेशन लिया था उसी के बेसिस पर उसने नोट्स बनाया था तो मुझे शेयर किया था, ठीक है? तो मारिस है, तो मारिस जो सबसे बड़ा मूर्तिकार है और ये इसी के माध्यम से यशपाल ने अपनी विचारधारा को स्थापित किया है, मार्क्सवाद को स्थापित किया है और एक दर्शन है जिसको मारिस के कैरेक्टर के माध्यम से बहुत प्रमुखता के साथ इसमें स्थापित किया गया है, जिसको लोकायत या चारवाक दर्शन बोलते हैं, चारवाक दर्शन बोलते हैं, ठीक है?
अब ये चार्वाक दर्शन होता क्या है? इसमें चार्वाक दर्शन को स्थापित करने के लिए एक श्लोक बताता हूँ कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, मतलब एक लाइन आती है जिसका मतलब होता है कि चार्वाक दर्शन बेसिकली भौतिकवादी दर्शन है। भौतिकवादी दर्शन है और पिबेत इस पिबेत 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 घी पिबेत ऋणम हाँ, कृत्वा हाँ, ऋणम पिबेत कृत्वा भस्मे घृतम भूतस्य देहिनः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृत्वा होता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसे करके एक श्लोक हाँ, है। ये कहते हैं कि उधार लेके मौज करो, सांसारिक हाँ, जीवन जियो, इंद्रिय सुख को प्रायोरिटी पे रखो, मजे करो, कुछ नहीं धरा दुनिया में, दुनिया की ऐसी की तैसी। हाँ, हाँ, इह लोक पर जोर दिया गया है, ठीक है। और इनका मानना है कि मनुष्य में ही सारी, मनुष्य केंद्र में है सारी सृष्टि के। और और जो जीवन यापन करना है, जीवन के यही, ना कोई आत्मा है, ना कोई ब्रह्म है, और इन सब चक्करों में ये नहीं है। और इनका मानना है कि सारी शक्ति जो है वो मनुष्य में ही है। और जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक सुख पूर्वक जीना है। सुख पूर्वक जीना है, जीवन यापन करना है, ठीक है। और इनका मानना है कि भोग करना है, मतलब संसार के सारे सुखों का, सारे सुखों का। अगर आपके पास, मतलब इन्होंने कहा कि अगर सुख में कुछ बाधा हो, सुख में यदि बाधा हो रही हो, बाधा हो रही हो, तो दूसरे से उधार लेकर सुख की पूर्ति करो। ऋण लेकर घी पीने की बात करते हैं, ऋण लेकर घी पीने की बात करते हैं। तो ये चार्वाक दर्शन है, लोकायत या चार्वाक दर्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी दर्शन को, और मार्क्सिज्म जो है वो भी मतलब इसी के नजदीक है, इहलौकिक या भौतिकवादी बातों पर बातचीत की जाती है। और इसी दर्शन को मानने वाला है ये मूर्तिकार जिसका नाम है मारिस। और इसी के मतलब बातों के माध्यम से यशपाल ने मार्क्सिज्म को स्थापित किया है और चारवाक दर्शन को भी स्थापित किया है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टर हैं, उनके नाम बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे आंसर राइटिंग ऐसा नहीं होगा कि आंसर राइटिंग करते हुए आपका पेन रुक रहा है, आपको चरित्र समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या धर्मस्थ देव शर्मा कौन है, कहाँ से आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप रिलेट कर पाओगे। सागल, मथुरा, मगध, इन स्थानों का नाम ध्यान रखना है। मिथोद्रस प्रेसिडेंट है तो इनका नाम ध्यान रखना है। वैसे उतना आता नहीं है नाम, बस प्रेस्थ का नाम ध्यान रखना है कि पृथुसेन के पापा हैं प्रेस्थ। और मतलब अंबानी है, सबसे धनी व्यक्ति हैं सागल के, ठीक है। धर्मस्थ देव शर्मा न्याय विभाग के प्रमुख हैं और इन्हीं के परिवार में दिव्या है, ठीक है। और कुछ वर्ण व्यवस्था के बहुत समर्थक लोग भी हैं, आचार्य प्रवर्धन है, रुद्रधीर हैं, वसुधीर हैं। तो इनका बस नाम ये धीर धीर ऐसा याद करो कि ये लोग क्रूवल लोग हैं, मतलब वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, ठीक है। और आगे जब उपन्यास आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रथुसेन को हटा करके रुद्रधीर शासक बन जाता है, ठीक है। लास्ट में जब दिव्या उपन्यास पढ़ोगे तो, ठीक है। तो फिर इस उपन्यास में और एक प्रतुल है जो दासों की खरीद फरोख्त करता है, ठीक है। दिव्या की एक केयर टेकर है जो दिव्या की ध्यान रखते हैं, क्योंकि माता पिता थे नहीं, दिव्या को पाल पोस के बड़ा किया। धाता नाम है उनका, उनकी बेटी छाया है धाता की, तो दिव्या उसी के साथ में खेलती रहती है। इस बेस्ट फ्रेंड है दिव्या की। और कुछ दिव्या को बातचीत करनी होती है तो वो छाया को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है।
और एक बौद्ध धर्म, जो कि बौद्ध धर्म के समकालीन ये उपन्यास है, तो एक कैरेक्टर है स्थविर चिबुक। तो स्थविर चिबुक के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। और चक्रधर ब्राह्मण है जो दिव्या को खरीदता है और ऐसा, मतलब वो अभी स्टोरी। अब इसमें होता क्या है कि जब आप उपन्यास ओपन करोगे तो जो मधु पर्व है, मधु पर्व में क्या होता है कि मधु पर्व में बहुत ढोल नगाड़े सागल में बजते हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ सबको सूचित किया जाता है कि जो सागल की जो मतलब महान नर्तकी है मल्लिका, वो आज परफॉर्म करने वाली हैं, ठीक है। और सब लोग आते हैं अपने घरों से निकल करके, और मल्लिका का डांस होने वाला है, तो सब लोग आते हैं कि मल्लिका का डांस देखेंगे ऐसा। और दिव्या भी परफॉर्म करने वाली है, और लेकिन मल्लिका को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है सागल में, और सब लोग आते हैं, और इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है कि मल्लिका का मतलब परफॉर्मेंस होने वाला है, ठीक है। और मल्लिका बहुत दिनों से परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी सागल में, क्योंकि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई होती है, तो आज मल्लिका को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, ठीक है। तो उसी फंक्शन में क्या होता है कि बॉयज वर्सेस गर्ल का एक कंपटीशन भी होता है, और उसमें ये निर्धारित होता है कि कौन, बॉयज में ये निर्धारित किया जाना होता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज है, ठीक है। कौन सबसे अच्छी तलवारबाजी करता है, ठीक है। और गर्ल्स में ये होता है कि कौन सबसे अच्छी मतलब नृत्यांगना है, कौन सबसे अच्छी नृत्य करती है, परफॉर्मेंस कौन करती है, ऐसा कुछ। तो सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की लड़ाई है, और इधर गर्ल्स में लड़ाई है कि कौन सबसे अच्छी मतलब नर्तकी के रूप में है, ठीक है। तो और जो लड़का इसमें जीतेगा, उसको क्या होगा कि लड़की की पालकी उठा करके उसको घर तक छोड़ना होगा, जीती हुई लड़की की। तो ऐसा कुछ काम था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि तलवारबाजी का कंपटीशन होता है, और उसमें प्रथुसेन जीत जाता है, और जो गर्ल्स वाला कंपटीशन होता है उसमें दिव्या जीत जाती है। और दिव्या का जो मतलब दिव्या जो है जिस थीम पर दिव्या ये मतलब परफॉर्मेंस अपना करती है, उस थीम को आपको दिखाता हूँ इस उपन्यास में। वो थीम है मनाली का आत्मसमर्पण, और ये कहीं न कहीं ये थीम इसी पर दिव्या नृत्य करती है। और मराली एक तरीके की मतलब मराली जो है वो राजहंसिनी है, ठीक है। ये एक तरीके की दिव्या उपन्यास की स्टोरी, जो आगे होने वाला है, दिव्या के साथ जो कुछ आगे होने वाला है, वैसा ही कुछ इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। मनाली का आत्मसमर्पण ये थीम है, इस पर ही दिव्या डांस करती है। और इस मतलब इसकी थीम ऐसी होती है कि जो राजहंसनी है वो जाल में फंस गई है, और राजहंस आता है उसको बचाने, तो वो भी फंस जाता है। और फिर प्रेम होता है दोनों के बीच में, मतलब प्रेम रहता है तो वो बचाने आता है फिर, और प्रेम बढ़ता है, और दोनों मतलब फंस जाते हैं, और ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसमें यशपाल ने आगे भी कहा है कि मतलब उपन्यास में ऐसा नहीं है कि दिव्या को कोई बचाने आ रहा है, क्योंकि प्रथुसेन जिससे वो प्यार करती है वो भाग जाता है, ऐसा कुछ। लेकिन बस थीम याद रखो, इतना डिटेल में ये सब बकवास नहीं, बस एग्जाम हॉल में आप ये रिलेट कर सकते हो कि मधु पर्व में जो मराली का आत्मसमर्पण है, जिस पर दिव्या का नृत्य होता है, तो उस थीम के माध्यम से यशपाल ने दिव्या उपन्यास की मतलब आगे की जो दिव्या के साथ जो व्यथा है उसको कहीं न कहीं इंडिकेट किया है हल्का-सा, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐज़ इट इज़ स्टोरी वो नहीं है मराली का राजहंस और दिव्या के उपन्यास की, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेट करता है, ऐसा कुछ ऐसा कहीं पर नोट्स में लिखा था, ठीक है। तो बस थीम याद रखना। तो इसमें मतलब जो कॉम्पिटिशन होता है उसमें दिव्या जीत जाती है, इसमें प्रथुसेन जीत जाता है। और फिर प्रथुसेन कहता है कि अब खुश होकर के वो दिव्या की पालकी उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तो कुछ लोग प्रथुसेन को रोक लेते हैं। जो ये कुछ नाम मैंने आपको बताया था, जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक लोग हैं, आचार्य प्रवर्धन के बेटे रुद्रधीर, वसुधीर, कार्तवीर का बेटा सुकृत, ये कहते हैं नहीं नहीं, दिव्या तो उच्च कुल में जन्मी है, और प्रथुसेन कैसे दिव्या की पालकी उठाएगा। तो फिर प्रथुसेन कहता है मैं ही सबसे अच्छा तलवारबाज हूँ, तो मैं पालकी नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा।
और फिर पालकी उठाने के लिए लड़ाई मतलब मच जाती है और पृथुसेन परेशान होता है कि मैं बताओ इतना इतनी अच्छी तलवारबाजी किया और मुझसे मतलब पालकी भी नहीं उठवा रहे हैं। तो पृथुसेन परेशान है। तो फिर अल्टीमेटली पृथुसेन को अधिकार नहीं मिलता है और पृथुसेन बहुत विचलित हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब मार्जन किस तरीके से संभव है? इसको ये जन्म क्या, ये तो जन्म का अपराध है ना, ये तो मेरे कर्म का अपराध नहीं है, ये तो जन्म का अपराध है और इसको किस तरीके से धोया जाए? ये मतलब कहाँ मैं मतलब ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं ऐसा कुछ? तो वो विरोध करता है और फिर विरोध-विरोध करके वो अ, घर चला जाता है और प्रेस्ट उसको समझाता है सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत कि बेटा ऐसे ही होता है और जीते तो तुम हो लेकिन ऐसा कुछ। फिर उसके बाद तभी क्या होता है कि सागल पर केंद्रस का हमला होता है। केंद्रस पश्चिम से आक्रमण होता है, केंद्रस का हमला होता है और सबको ज़रूरत पड़ती है सबसे सागल के सबसे महान तलवारबाज पृथुसेन की। और केंद्रस का हमला होता है तो पृथुसेन की जरूरत पड़ती है तो सब उच्च वर्ण के लोग आते हैं पृथुसेन के पास और कहते हैं कि पृथुसेन मतलब तुमको तलवारबाजी आती है तो तुम हेल्प करो और राज्य पर संकट आ गया है। तो पृथुसेन पहले तो मना करता है कि तुम वही लोग हो ना जो मैं मुझे पालकी नहीं उठाने दिए गए, पालकी उठाने नहीं दिए थे ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद वो मान जाता है और मतलब वो कहता है कि मैं केंद्र से लड़ने जाऊँगा लेकिन मेरे कुछ मतलब डिमांड रखता है वो, कि मेरी डिमांड है कि मतलब उसको राजा बनाया जाए ऐसा कुछ बातचीत चलती है, ठीक है? तो फिर इसी बीच में मतलब क्या होता है कि जब हाँ, एक बात यहाँ पे ये है कि जब इसी बीच में पृथुसेन और दिव्या एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि विनर-विनर एक-दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है? तो दिव्या और पृथुसेन एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो फिर पृथुसेन जब केंद्र से लड़ने जाता है तो वो कहता है कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो प्यार को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? फिर इसी उनके बातचीत में और दिव्या जो है वो गर्भ धारण कर लेती है। उनका लव स्टोरी आगे बढ़ता है, ठीक है? और पृथुसेन कहता है कि जब युद्ध से वापस आएँगे तब तुमसे शादी कर लेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन और उधर फिर पृथुसेन चला जाता है केंद्रस से लड़ाई करने और केंद्रस को हरा देता है पृथुसेन। और फिर उसके बाद केंद्रस को हराने के बाद जब पृथुसेन वापस आता है तो वो वो पाता है कि मतलब वो उसको एक घर में मतलब ऐसा कुछ लोगों के नियंत्रण में रखा जाता है क्योंकि अब वो प्रेस्त जो है वो नहीं चाहता है कि पृथुसेन की शादी दिव्या से हो। प्रेस्त मतलब ये पृथुसेन के पापा। तो वो नहीं चाहते हैं कि पृथुसेन की शादी दिव्या से हो, वो चाहते हैं कि पृथुसेन की जो शादी है वो सीरो से हो। सीरो से क्यों? क्योंकि सीरो जो है वो मिथोद्रस की बेटी है, प्रेसिडेंट की। तो वो ये चाहते थे कि अगर सीरो से शादी होगी तो फिर पृथुसेन जो है वो सागल का प्रेसिडेंट बन जाएगा। दिव्या से शादी करने में उतना कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला था, ठीक है? और सीरो से शादी कर लेता तो आगे चलकर वो पृथुसेन जो है वो सागल का प्रेसिडेंट बन जाता, ठीक है? तो उसका उसका पिता जो है वो पृथुसेन को समझाता है कि देखो बेटा मतलब अभी जिससे प्यार कर रहे हो तो मतलब स्त्री को वो इस हिसाब से बताता है कि स्त्री तो मतलब उसकी भाषा ऐसी होती है कि मतलब जीवन में सफलता के और अवसर नहीं मिलते हैं और अभी जो मौका मिला है उसको गवाओ मत ऐसा कुछ। और इधर जो है वो दिव्या गर्भ धारण कर चुकी है और धीरे-धीरे दिव्या को ये भय लगता है कि घर में सबको पता ना चल जाए। और तो दिव्या जो है वो घर से निकल जाती है और फरार हो जाती है अपने केयर टेकर जो है धाता के साथ में। और
फिर उसके बाद धाता के साथ फरार हो जाती है और फिर उसके बाद जब वो प्रथुसेन के घर जाने की कोशिश करती है तो दिव्या को रोक लिया जाता है, क्योंकि प्रेस्त जो है वो प्रथुसेन चूंकि युद्ध में बहुत घायल हो जाता है तो वो घर पर ही रहता है, ठीक है। और प्रथुसेन उसको घर के बाहर कहीं जाने ही नहीं देता है। और प्रथुसेन अचेत अवस्था में है, उसकी उसका इलाज चल रहा है, वो जीत भले ही गया लेकिन बहुत घायल हो जाता है, ठीक है। और इधर दिव्या जो है वो धाता के साथ में निकल पड़ी है, अपने उसके गर्भ भी धारण की हुई है, और रास्ते में उसको एक उसके यहाँ से दिव्या का फिर डिक्लाइन चालू हो जाता है, ठीक है। दिव्या कहाँ उच्च चीफ जस्टिस के परिवार से कहाँ कैसे वो निम्न समाज के लोगों में पहुंच जाती है। तो यहाँ से दिव्या का डिक्लाइन चालू हो जाता है। दिव्या निम्न समाज के लोगों में पहुंच जाती है। दास व्यापारी जो है वो दिव्या को मिलता है। प्रतुल वो दिव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच देता है, और वो ब्राह्मण है चक्रधर ब्राह्मण। और दिव्या का काम होता है कि वो चक्रधर ब्राह्मण जो है उसके बच्चे को दूध पिलाना दिव्या का काम होता है, ठीक है। इसी बीच दिव्या को बेटा भी होता है और जिसका नाम है साकुल। और दिव्या जब दासी बन जाती है तो दिव्या का नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है दारा, ठीक है। और दिव्या का जो बेटा है साकुल, और चूंकि ब्राह्मणी जो है वो बीमार रहती है ऐसा कुछ, तो चक्रधर ब्राह्मण ये कहता है कि उसके बच्चे को दूध पिलाने का काम दिव्या को है, ठीक है। और इसमें एक लाइन आती है कि दिव्या अपने ही दूध की चोरी करने लगी। उसको लगता है कि सब अगर ब्राह्मणी के बच्चे को ही दूध पिला देंगे तो अपने बच्चे के लिए क्या बचेगा। तो जैसे एक गाय का बछड़ा नहीं होता है कि मतलब अगर सब दूह लोगे तो बछड़े को क्या मिलेगा, बछिया को क्या मिलेगा। तो उसी तरीके से लाइन आती है कि दिव्या अपने ही दूध की चोरी करने लगी, ठीक है। फिर दिव्या बहुत परेशान हो जाती है। फिर दिव्या एक दिन अपने बच्चे को लेकर के भागती है वहां से, और बौद्ध संघ में जाती है, और वहां पे मिलते हैं स्थिविर चीवुक। और स्थिविर चीवुक के पास जाती है और वो कहती है कि भंते मुझे शरण दो, मुझे शरण दो। तो स्थिविर चिबुक कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, स्त्रियों को मतलब संघ में प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो फिर चिबुक तो फिर दिव्या कहती है कि तथागत ने तो आम्रपाली को संघ में शरण दिया था। तथागत मतलब बुद्ध के संदर्भ में बोला गया है कि तथागत ने तो आम्रपाली को संघ में शरण दिया था, तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप मुझे शरण दो। तो वो कह रही है कि आम्रपाली एक स्वतंत्र स्त्री थी, एक स्वतंत्र नारी थी, आम्रपाली स्वतंत्र नारी थी। और तुम एक स्वतंत्र नारी नहीं हो, तुम एक दासी हो और एक बेटे की माँ हो, तुम एक स्वतंत्र नारी नहीं हो, ठीक है। तो तब दिव्या के दिमाग में अचानक से आता है कि मतलब स्वतंत्रता की तब उसको बात समझ आती है, और उसको लगता है कि मतलब वैश्याएं जो हैं वो स्वतंत्र होती हैं, उनको जो मन होता है वो करती हैं। तो उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है, और वो बहुत बौद्ध धर्म को ये यशपाल ने ये वाला प्रसंग इसलिए रखा है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो मतलब बुद्धिज्म है ना, जो बौद्ध धर्म है वो मतलब ऐसा है कि वो जो धर्म परंपरा थी, जो आस्तिक धर्म परंपरा थी, उसकी उसके विरोध में आया था बौद्ध धर्म, ठीक है, उसके विरोध में आया था। लेकिन और बहुत मतलब सबकी समानता की बात करता है, ठीक है। लेकिन यशपाल यह दिखाना चाह रहे हैं कि देखो देखो तुम लोग कि ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म सबकी समानता की बात कर रहा है तो लिंग आधारित भी समानता कह रहा है, वर्ण आधारित समानता की जरूर बात भी करता है और उसका उसको मजबूती से रखता भी है। लेकिन लिंग आधारित जो भेद है ना, उस पर किस तरीके से बौद्ध धर्म में भी मतलब नारी को त्याज्य समझना, इस तरीके की कुछ बातें यहाँ पर भी हैं। तो बौद्ध धर्म भी किस तरीके से जटिल है, इसको लेकर के यशपाल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात है जिस इसीलिए यशपाल ने यहाँ पर ये वाला प्रसंग जोड़ा है, ठीक है। और फिर उसे लगता है कि चूंकि स्थिविर चिवुक उसको बोलते हैं कि आम्रपाली तो एक स्वतंत्र नारी थी इसलिए तथागत ने उसको रखा। तो यहाँ से दिव्या डिसाइड करती है कि वो भी एक
मतलब स्वतंत्र नारी के रूप में रहेगी और वैश्या वाला जीवन जिएगी, ऐसा कुछ। तो लेकिन वो ब्राह्मण के घर से भाग तो आती है, फिर ब्राह्मण उसको ढूँढता हुआ आता है, फिर दिव्या यमुना नदी में कूद जाती है, तो उसकी बेटे की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? शाकुल की। दिव्या बच जाती है, रत्नप्रभा उसे बचा लेती है, ठीक है? और इस तरीके से दिव्या जो है सागल से मथुरा पहुँच जाती है, ठीक है? और मथुरा में दिव्या नर्तकी, वेश्या इन सब लोगों के रूप में रहती है, और यहाँ पे दिव्या का नाम दिव्या नहीं अंशुमाला हो जाता है, ठीक है? और दिव्या जो है वो जब राज परिवार में थी तब भी वो जानती थी कि सागल का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार जो है मारिस है, और मारिस आता भी रहता था और दिव्या से मिलता भी रहता था। लेकिन पहले जो है मारिस को अपना स्कोप कम लगता था दिव्या से, कि दिव्या बहुत उच्च परिवार से थी और मारिस एक मूर्तिकार, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था। लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता था कि दिव्या से उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है? ऐसा कुछ, या दिव्या से आगे वो प्रेम संबंध का नहीं सोचता था, ठीक है? लेकिन जब वो मथुरा आता है और उसकी नज़र पड़ती है दिव्या पे कि वो दिव्या यहाँ पर है, जो उसका मतलब एक तरीके से क्रश है, ठीक है? ऐसा कुछ। तो जब मारिस ऐसा देखता है तो वो दिव्या से बातचीत करता है, फिर धीरे-धीरे वो उपन्यास में बहुत सारे अभी कंटेंट देखेंगे तो उद्धरण आएँगे। तो वो अपने दर्शन को बताता है और नारी की स्वतंत्रता को बताता है, कि और वो बताता है कि यहाँ पर भी वो दिव्या को ये समझाता है कि यहाँ पर भी तुम स्वतंत्र नारी के रूप में नहीं हो, पराधीन हो, ऐसा कुछ। और यही कुछ बातें चलती हैं और जीवन को लेकर के बहुत सारी बातचीत आती हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद और उधर क्या होता है, उधर पृथुसेन की शादी फिर सीरो से हो जाती है, और दिव्या चूँकि घर से फरार हो जाती है, और धर्मसदेव शर्मा कहते हैं कि दिव्या कहाँ चली गई, दिव्या कहाँ चली गई? जब शुरू में मतलब दिव्या की जाँच पड़ताल कि दिव्या कहाँ है? घर में तो है नहीं, धाता कहाँ है, धाता कहाँ है? केयरटेकर को ढूँढा जाता है, केयरटेकर भी नहीं मिलती है। तो सब लोग कहते हैं कि मतलब कहाँ है दिव्या? ऐसा ढूँढ मचती है लेकिन दिव्या मिलती नहीं है। तो दिव्या की बेटी जो धाता की बेटी छाया मिलती है, तो छाया से पूछते हैं कि दिव्या कहाँ है? तो वो कहती मुझे नहीं पता दिव्या कहाँ चली गई। तो फिर उसी को ये विष्णु शर्मा जैसे लोग उसको पीटते हैं तो वो मर जाती है। तो धर्मदेव शर्मा बहुत दुखी होते हैं और इनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब उनके दादा को, कि यार छाया को कैसे मार दिया तुम लोगों ने? दिव्या तो चली गई थी लेकिन छाया को मार दिया तुम लोगों ने, ऐसे। तो एक निम्न वर्ग से आने वाली छाया के लिए भी उच्च वर्ग के धर्मस्थ देव शर्मा के मन में एक अच्छा मतलब रहे, अच्छा एक है उनके मन में अ, और इमोशंस हैं मतलब, और इसी वजह से उनको हार्ट अटैक आता है और वो भी मर जाते हैं। तो ये कहीं पर मतलब वर्ण व्यवस्था का कहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि यशपाल ने ऐसा माना है कि उच्च वर्ग हमेशा शोषण के लिए है। कहीं-कहीं पर उच्च वर्ग के द्वारा मतलब विनम्रता भी दिखाई गई है, ठीक है? और ऐसे ही फिर लास्ट में क्या होता है कि सब एक-एक करके दिव्या को अप्रोच करते हैं, रुद्रधीर भी अप्रोच करता है, मारिस भी, पृथुसेन भी कहता है लास्ट में। लेकिन अंत में क्या होता है कि दिव्या जो है वो मारिस के साथ में हो जाती है, और मारिस के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। और वो इसलिए एक्सेप्ट करती है क्योंकि मारिस कहता है कि वो वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन आती है। मतलब दिव्या उपन्यास का सार है ये लाइन, ठीक है? वहाँ पे लाइन आती है, एक-एक करके सब लोग प्रपोज़ल अपना दिव्या के सामने रखते हैं। सबसे पहले तो रुद्रधीर आता है दिव्या के सामने प्रपोज़ल लेकर के। तो रुद्रधीर कहता है कि देवी हम तुम्हें मतलब राजप्रसाद में मतलब उच्च जो आर्ट एंड कल्चर वाला डिपार्टमेंट था, उसकी नृत्यांगन मतलब कला विभाग का प्रमुख तुमको बना देंगे, ठीक है? रुद्रधीर ऐसा कुछ कहता है। तो दिव्या बोलती है कि नहीं, नहीं कला विभाग की प्रमुख बन कर के भी मैं आर्यों के अधीन ही रहूँगी, मतलब पुरुष समाज के अधीन ही रहूँगी। तो मुझे अधीन नहीं रहना है, स्वतंत्र रहना है। तो रुद्रधीर का प्रपोज़ल खत्म हो जाता है। फिर आता है पृथुसेन। पृथुसेन कहता है कि
दिव्या मेरे साथ में चलो, मैंने तो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया है और तुम भी मतलब बौद्ध धर्म को अपना लो। तो दिव्या को बहुत गुस्सा आता है कि इसी की वजह से मैं इतना बुरी हालत में पहुंची और निम्नगत स्तर पे पहुंच गई। पहले क्यों नहीं मतलब इसने एक्सेप्ट किया, पहले क्यों नहीं शादी की, ऐसा कुछ। और और बौद्ध धर्म को लेकर के उसके मन में पहले से भी खुन्नस है कि ये वही लोग हैं जो मैं कह रही थी कि बौद्ध संघ में मुझे शरण दो, तो मुझे शरण नहीं दिया था। अब ये पृथुसेन आया है तो उसको, पृथुसेन का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर मारिस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। और मारिस उसको कैसे प्रपोज करता है, ये वो लाइन है, ठीक है। मारिस कहता है कि मारिस देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन अर्पण नहीं कर सकता। वो रुद्रधीर को पहले इंडिकेट कि रुद्रधीर जो था कह रहा था कि राजमहलों में महादेवी का आसन अर्पण करेगा। तो वो कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि राजमहलों में ऐसा नहीं है कि महादेवी का आसन अर्पण करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मारिस जो है वो देवी को निर्वाण के मिथ्या चिरंतन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। मतलब मारिस ऐसा भी नहीं कर सकता है कि निर्वाण दे, मतलब मोक्ष, जो बहुत जो पृथुसेन कह रहा था। दूसरी लाइन में उसने पृथुसेन को लपेटा कि देखो ये जो कह रहे हैं मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, और जो पृथुसेन कह रहा है मैं वो भी नहीं कर सकता हूँ। वह संसार के धूल धूसरित मार्ग का पथिक है। वह संसार के आम जनमानस से उठा हुआ धूल धूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर उस मार्ग पर देवी के नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण अर्पण करता है। वो स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के बताता है। वो स्त्री पुरुष, नारी और पुरुष के मिलन से जो सृष्टि की मतलब सृष्टि का होना है, इस बात को रखता है कि वह उस वह संसार के धूल धूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है, ठीक है। वह कहता है कि मतलब जिससे सृष्टि की संरचना है वो उस पे जोर देता है कि वो नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है, ठीक है। दिव्या का स्वर आर्द्र हो गया, आश्रय द्वार, ठीक है। यहीं पर उपन्यास खत्म होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वो और मतलब एक नारी स्वतंत्रता, वो कहता है कि जो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा वो कर दूंगा। हम कि वो नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है, इस तरीके की बातचीत करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है और बहुत अच्छे से आप लोग कोट कर सकते हो अपने आंसर में। और इस तरीके से कुछ दिव्या उपन्यास के कुछ चरित्र हैं, और ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया यहाँ पे, कुछ संक्षिप्त में लिखा हुआ है। इसको एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या स्टोरी है। और कुछ करेक्टर्स के बस नाम इसलिए ध्यान में रखने होते हैं कि जिससे क्या होता है कि जैसे एग्जाम हॉल में आपने कुछ आंसर राइटिंग किया तो अच्छे से मतलब आप करेक्टर से रिलेट करके अगर करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया दिव्या उपन्यास की स्टोरी थोड़ा बहुत। अब पूछे आपसे कि दिव्या उपन्यास की संवेदना के ऊपर कोई क्वेश्चन आए कि दिव्या उपन्यास की संवेदना लिखिए, ठीक है। क्या है मतलब किन संवेदना का मतलब मैंने बहुत बार बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप आपसे पूछा जाता है कि संवेदना को बताइए, या बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि शिल्पगत विशेषताओं को बताइए, ठीक है। तो संवेदना का अर्थ होता है, ये अच्छे से बता देता हूँ। संवेदना जैसे महाभोज की संवेदना हमने देखा था, तो वहां पर भी संवेदना मतलब सम मतलब होता है कि बराबर, और वेदना मतलब दुख हो गया, समस्या हो गई, ठीक है। भाव भी ले सकते हो कि मतलब जो लेखक है जो वो किस भाव के बराबर आपको लेके जाना चाह रहा है, किस समस्या के बराबर, किस दुख के बराबर आपको ले करके जाना चाह रहा है, वो है संवेदना। तो दिव्या उपन्यास में वही संवेदना जो वाला जब कोई क्वेश्चन आए कि दिव्या की संवेदना लिखे, तो मतलब लेखक किन किन बातों पर ज्यादा बातचीत किया, किन किन दुख पर, किन किन समस्याओं पर, किन किन विचारों को ज्यादा उठाया है, वही संवेदना है। जब आपसे शिल्पगत विशेषताएं पूछे कि दिव्या की शिल्पगत विशेषताएं,
तो शिल्पगत विशेषता वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि इसमें भाषागत विशेषताओं पर बातचीत करनी है, कथानक के स्तर पर बातचीत करनी है, चरित्र योजना के स्तर पर बातचीत करना है, संवाद के स्तर पर, वातावरण के स्तर पर, इन सब बातों पर बातचीत करना है, ठीक है? उद्देश्य भी शामिल कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ है। तो इसमें जैसे दिव्या की क्या संवेदना क्या है, किस पर ज़्यादा कौन-कौन से भावों को उठाया है। तो संवेदना में आपको एक जो मैं दिव्या के प्राकथन में जो बातें आती हैं कि इसमें इन्होंने मानव की महिमा का चित्रण किया है। पहली बात तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इसमें कुछ कंटेंट है आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ, एम.एन. रॉय और सार्त्र व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ मानववादी जैसे मार्क्स, नेहरू इत्यादि सामाजिक हित को केंद्र में रखते हैं, व्यक्ति को स्वायत्त नहीं मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ए मतलब सार्त्र जैसे कुछ लोग हैं जो मतलब व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं, लेकिन मार्क्सिज़्म में क्या होता है कि सोसाइटी को भी महत्व दिया जाता है, ठीक है? लेकिन फिर भी यशपाल ने इसमें मानव की महिमा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। मार्क्सिज़्म मतलब समाज पर भी जोर दिया है, लेकिन व्यक्ति विशेष पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है? और इसमें इन्होंने लिखा है कि मनुष्य भोगता नहीं करता है, संपूर्ण माया मनुष्य की क्रीड़ा है, मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। तो अपने आप को कम मत समझो, ठीक है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारी संभावनाएँ हैं। हमेशा खुद को एंगेज रखना है कभी कुछ काम में, ठीक है? कुछ ना कुछ करते रहोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है? और अगर हमेशा प्लानिंग में रहोगे, बहुत सारी अपने दिमाग को थोड़ा-सा बिज़ी रखना पड़ेगा कुछ काम करते हुए और कुछ मतलब हमेशा प्रिपरेशन को थोड़ा एन्जॉयिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमेशा। तो मनुष्य की महिमा का चित्रण है कि मनुष्य भोगता नहीं, सिर्फ़ भोग करने के लिए नहीं है, करता भी है। उसके हिसाब से भी बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है? अलौकिक आस्थाओं पर चोट है, चूँकि मार्क्सवादी हैं तो वो ईश्वर की, आत्मा की, इनकी सबकी बातचीत नहीं करते हैं। वो इहलौकिक बातचीत करते हैं जो कि मारिस के कथन के माध्यम से आता है और मारिस कहता है कि जिस स्थूल या प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करता है, उसे भ्रम मानना। मतलब इसका संसार को तो हम लोग देखते हैं ना कि दीवालें हैं, ये बॉटल रखी हुई है, ये पार्क है, ये व्यक्ति है, ये ऐसा कुछ ये मोबाइल है, हम बात कर रहे हैं, हम ऐसा जो हम देखते हैं। अब जैसे कोई आपसे कहे कि आपके सामने मेज़ तो है लेकिन वो मेज़ नहीं है, टेबल तो रखी हुई है लेकिन वो टेबल नहीं है, तो आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो? क्या क्या खा के आए हो? ऐसा कुछ। तो मतलब इस तरीके की कुछ बातचीत करें कि मतलब अपने ब्रह्म को महसूस करो, तुम वो व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारा नाम ये नहीं है, तुम तो ईश्वर से तुम्हारा संबंध है। तो वो सारी बातें समझ में आना थोड़ा-सा मुश्किल है और मतलब वो सारी बातें पर गहन विश्लेषण, गहन चिंतन की ज़रूरत है। लेकिन वो भी कहीं न कहीं वो सारी बातें भी आपको एक असीम शक्ति से रिलेट करने के लिए वो सारी भी बातें हैं। जैसे वो बातें इसलिए की जाती हैं कि आप असीम खुद को स्वयं को असीम सत्ता से स्थापित जोड़ करके देखो। असीम सत्ता से जो अलौकिक सत्ता से जोड़ करके देखो कि तुम उन्हीं का अंश हो। उन्हीं की मतलब उन्हीं का एक भाग के रूप में तुम्हारे अंदर है। तो वो इसीलिए वो सारी बातें हैं कि खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, खुद को मतलब शक्तिशाली रूप में दिखना है, ठीक है? और ये सारे और अगर इस बात को भी लेकर के चलो कि मतलब यहाँ ये जीवन में जो कुछ भी मतलब है हमारे आँखों के सामने जिस तरीके से ये मतलब लाइफ़स्टाइल चल रही है, बस इसी को एन्जॉय करना है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं, जो कुछ हम सोचेंगे वो कर सकते हैं, टाइम लगेगा, ऐसा कुछ। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से भी वो भी एक लाइफ़स्टाइल है, ये भी एक लाइफ़स्टाइल है और दोनों लाइफ़स्टाइल का अल्टीमेटली एम है कि आपके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पावर है, आप बहुत शक्तिशाली हो, यही बस है। कि आप चाहे इस तरीके से सोच के देखो, चाहे स्वयं को केंद्रित रख कर के देखो, ठीक है?
अहम ब्रह्मास्मि वाले कॉन्सेप्ट में भी यही कुछ बातें हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के बात ये है कि स्वयं को शक्तिशाली और मतलब आप नकारात्मक जो विचार हैं उनसे बच सको, इसीलिए धर्म नकारात्मक विचारों से बचने के लिए ही धर्म का कॉन्सेप्ट है। धर्म को शास्त्रों में जो धर्म की परिभाषा है वो है धारणीति इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। तो वो जिसको धारण किया जाए तो धारण कोई नकारात्मक चीजों को तो नहीं, सकारात्मक विचारों को धारण करना है। तो धारणीत इति धर्म मतलब कि आप पॉजिटिव हो सको, पॉजिटिव रहो दिन भर, और खुद को ऐसे एक मतलब ऐसा समझो कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ़स्टाइल में, तो लाइफ़स्टाइल अच्छे से चल सके उसके लिए धर्म और दर्शन ये सारी बातें मतलब इनका सबका अस्तित्व है, ठीक है? तो इसी पर इन्होंने मतलब उसी बात को ये कह रहा है कि जिस स्थूल और प्रत्यक्ष जगत और शरीर का अनुभव स्थूल प्रत्यक्ष स्थूल है, ये भी मानता है कि स्थूल है, लेकिन प्रत्यक्ष भी तो है, मॉरिस कहता है। स्थूल और प्रत्यक्ष जगत, संसार और शरीर शरीर का अनुभव संपूर्ण जन करते हैं, सब लोग करते हैं। उसे भ्रम मानना, उसे कहते हो कि भ्रम है ये। और जिस ब्रह्म और जीवात्मा की कल्पना केवल ब्रह्मवादी ही कर सकता है, और ब्रह्म और जीवात्मा को तो केवल ब्रह्मवादी ही समझ सकता है ना, कि कहाँ है ब्रह्म, कहाँ है जीवात्मा, खोज के दिखाओ, मिलवाओ मुझे। कोई ऐसे कहने लगे तो कोई मिलवा, ऐसे ये तो अनुभव की बातचीत है, तो उसका अनुभव तो केवल ब्रह्मवादी ही करता है। तो वो कहता है उसे सत्य मानना क्या युक्ति युक्त और तर्क संगत है? क्या ये बात समझने योग्य है? देवी, यह जीवन ही सत्य है, यह संसार ही सत्य है, जो पाना है इस जीवन में पाओ, ठीक है? इस तरीके की कुछ बातें मारिस से करवाई गई है, इहलोक को या अलौकिक आस्थाओं पर चोट करके इहलोक को स्थापित करने पर जोर दिया गया है, ठीक है? और वर्ण व्यवस्था के ऊपर चोट है, और वर्ण व्यवस्था किस तरीके से सोसाइटी में है इसको दिखाया गया है कि प्रथुसेन को मतलब दिव्या की पालकी उठाने नहीं दिया जाता है, तो वो सोचता है दिव्या की सिविका को उठाने का अधिकार है। उसे ना तो दिव्या की सिविका उठाने का अधिकार है, ना ही वर्ण अंतराल के कारण दिव्या से प्रेम करने का अधिकार है। वो सोचता है जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन, मार्जन मतलब उसको धोया किस तरीके से जा सकता है। जन्म का अपराध, यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है। शस्त्र की शक्ति, धन की शक्ति, विद्या की शक्ति, कोई भी शक्ति जन्म को कोई भी शक्ति जन्म को परिवर्तित नहीं कर सकती। वो कहता है कि जिस जगह जन्म लेना था उस जगह तो जन्म ले लिए। अब बताओ मेरे शक्तियों से मुझे पहचानो, मुझे ये मतलब मुझे क्या धन से पहचानो, मेरे विद्या की शक्ति से पहचानो। कोई भी शक्ति के जन्म की मतलब जन्म के उस अपराध को परिवर्तित कर सकती है, जहाँ पे जन्म होना था हो गया। तो इस तरीके की वो सब कहता है, ठीक है? और उसके मन में आता है कि दिव्या को लेकर वह किसी अज्ञात दिशा व देश में जाकर अपने लिए नया स्थान, नया समाज और नया संसार बसा ले, जहां उसे कर्म करने का स्वतंत्र अवसर हो, ठीक है? फिर इस उपन्यास में मतलब प्रथुसेन के माध्यम से कुल मिलाकर के आपको समझना है कि वर्ण व्यवस्था पर चोट की गई है, ठीक है? और इस तरीके की कुछ बातें ही हैं। मानव की महिमा का चित्रण, अलौकिक आस्थाओं पर चोट, वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, ठीक है? और इसमें दास व्यवस्था पर चोट की गई है। इसमें दास व्यवस्था पर चोट का एक उद्धरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक ये वाला जो उद्धरण है ये उस समय का है जब प्रथुसेन घायल है युद्ध में, और प्रथुसेन घायल होकर के आता है, और तो उसका पिता जो है प्रेस्थ, वो प्रथुसेन के चारों तरफ दासियां खड़ी कर देता है, ठीक है? और ऐसा कुछ दृश्य उपन्यास में आता है, और वो दासियां जो हैं वो पृथुसेन का विनोद करने के लिए, पृथुसेन का मनोरंजन करने के लिए हैं, ठीक है? और उसमें एक दृश्य आता है कि शरीर एक दूकुल से ढका रहने के कारण, दूकुल एक मतलब एक वस्त्र, एक ही वस्त्र मतलब उस दासी के ऊपर एक ही वस्त्र
था पूरे शरीर पे। तो शरीर एक दूकुल से ढका, मतलब ये तो पृथुसेन के संदर्भ में है, लेकिन एक अभी पृथुसेन के ऊपर दूसरा दूकुल आएगा, ठीक है? शरीर एक दूकुल से ढका रहने के कारण पृथुसेन शीत अनुभव न कर रहा था, शीत अनुभव न कर रहा था। दूसरा दूकुल शरीर पर आ जाने से उसने दासी की ओर देखा। उसके शरीर पर एक दूसरा कोई कपड़ा, द्वार से फर-फर कर भीतर आती शीतल वायु ने उसके निरावरण शरीर पर रोम खड़े कर दिए थे। मतलब दासियों की किस तरीके की स्थिति है कि वो अपने स्वामी के लिए, अपने जिसकी वो दासी हैं, उसके सामने वो निरावरण भी हैं, ठीक है? और स्वामी के विनोद के लिए उसका शरीर निरावरण था, ठीक है? तो इस तरीके की, मतलब दास व्यवस्था पर चोट की गई है कि दासियों की इस तरीके की स्थिति थी, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग एक बात सोच सकते हो, आप सबके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि पृथुसेन जो है, भले ही मतलब निम्न वर्ग से आता है, ठीक है? निम्न वर्ग से पृथुसेन आता है, ठीक है? ये बात क्लियर है। अब पृथुसेन भले ही निम्न वर्ग से आता है, लेकिन पृथुसेन जो है, वो भी अपने घर दास रखे हुए है। ये बात सोचने लायक है कि मार्क्सिज्म में तो ऐसा माना जाता है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो क्रांति करेंगे, हिंसक क्रांति करेंगे उच्च वर्ग के खिलाफ, तो फिर निम्न वर्ग और उच्च वर्ग समान हो जाएँगे। अब यहाँ पे निम्न वर्ग की मानसिकता पे यशपाल दिखाना चाह रहे हैं कि निम्न वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि वो समानता की बात करता है, वो बहुत लोगों के दुखों को समझ रहा है। उसके मन में ऐसा नहीं है कि वो नीची जाति वाले या निम्न वर्ग या जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, उनके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो समानता की बात कर रहा हो, क्यों दास व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ऐसा कुछ वो नहीं कह रहा है। वो उसके मनोरंजन के लिए है, वो एन्जॉय कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं मार्क्सिज़्म पे चोट है यशपाल के द्वारा कि निम्न वर्ग से आने वाले पृथुसेन के लिए भी दासियाँ हैं, लगी हुई हैं, जो उसके मनोरंजन के लिए हैं। तो ये एक सोचने की बात है, और ये विवरण दिखाता है कि किस तरीके से यशपाल ने अपनी रचना में मार्क्सवाद का उल्लंघन किया है। तो कहीं पर ये यूपीएससी में पूछा जाए कि मार्क्सवाद का अतिक्रमण कहाँ-कहाँ पर दिखता है, तो उसका पहला एग्ज़ाम्पल तो यही है, ठीक है? कि निम्न वर्ग से आने वाले पृथुसेन अ, की मनोरंजन के लिए भी दासियों की उपस्थिति है। तो यशपाल कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कल को क्या गारंटी है कि निम्न वर्ग जब हिंसक क्रांति करके उच्च वर्ग से विद्रोह करेगा, फिर समानता अर्जित कर लेगा, तो क्या ये समानता ही रहेगी कि ये निम्न वर्ग अब चाहेगा कि वो वही सब काम करे जो उच्च वर्ग कर रहा था? तो ये एक यहाँ पे यशपाल ने चोट किया है, ठीक है? इसको समझना है, ठीक है? तो एक तो ये उदाहरण दे सकते हो जहाँ पर यशपाल ने मार्क्सिज्म का उल्लंघन किया है, और एक ये वो वाला उदाहरण आप लोगों को याद होगा जब धर्मस्थ देव शर्मा को अटैक पड़ता है, ठीक है? मतलब उनको हृदय आघात होता है, धर्मस्थ देव शर्मा को। जब छाया को लोग मार देते हैं, ठीक है? तो धर्मसदेव शर्मा कहते हैं कि उनकी दिव्या की केयरटेकर की बेटी को मार दिया गया, तो इनको हृदयाघात होता है, तो ये भी उसी शोक में मर जाते हैं, ठीक है? तो किस तरीके से उच्च वर्ग से आने वाला व्यक्ति निम्न वर्ग के लिए चिंतित है, तो ये कुछ विवरण आप दे सकते हो जब आपसे पूछा जाए कि दिव्या उपन्यास में मार्क्सिज्म का कहाँ-कहाँ पे उल्लंघन है, ठीक है? दासियों की स्थिति को लेकर के कि दास व्यवस्था थी दिव्या में, तो ये वाला भी कॉन्टेक्स्ट आप लिख सकते हो। जब प्रतूल जो है वो दासों की खरीद-फरोख्त करता है, तो वो दासियों की खरोत-फरोख्त में ऐसा देखा जाता है कि वो प्रति 18 मास पश्चात संतान उत्पन्न करती थी दासियाँ, और प्रतूल क्या करता था, इन दासियों को ना बेचकर उनकी संतानों को बेचता था, और अभ्यास हो जाने के कारण ये दासियाँ वियोग का दुःख सहज ही सह जाती थीं। मतलब हर 18 माह बाद दासियों को संतान उत्पन्न करना होता था, और फिर संतानों को बेच दिया जाता था। ये सर एक सेकंड, एक क्वेरी है। हाँ, अरुण। तो सर आप कह रहे हो मार्क्सवाद का कहाँ कहाँ उल्लंघन हुआ है? इसमें एक तो ये डालना है कि धर्मस्थ देव शर्मा जो छाया के शोक में मर जाता है, और एक ये दासी वाला उदाहरण जो निरावरण खड़ी है वो भी इसी में आएगा क्या? हाँ, 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 वो भी इसी में आएगा कि मार्क्सिज्म का उल्लंघन कहाँ पर होता है, ठीक है? उसमें। ठीक है, ओके।
और संवेदना वाले में यही कुछ बातें आपको ध्यान रखना है जब भी दिव्य उपन्यास की संवेदना पूछा जाए कि इसमें एक तो मानव की महिमा का चित्रण है, अलौकिक आस्थाओं पर चोट की गई है, वर्ण व्यवस्था पर को दिखाया गया है, दास व्यवस्था पर चोट की गई है, ठीक है। दिव्य उपन्यास की नारी चेतना वाला एक क्वेश्चन आता है कि दिव्या में नारी दृष्टिकोण क्या है? तो आपको वही लाइन जो मैंने आपको अभी समर्पण में यशपाल की लाइन थी कि मतलब दिव्या उपन्यास में क्या है नारी चेतना, तो आपको बताना है कि ये उपन्यास ही पूरा नारी केंद्रित है। यहाँ तक कि यशपाल ने उपन्यास के समर्पण में प्रतीकात्मक भाषा में नारी को ही यह उपन्यास समर्पित किया है कि तुमको निरंतर पराभव और अभिशाप सहकर भी जिसका जीवन दीप स्नेह से प्रज्वलित है, ठीक है। और इसमें नारी दृष्टिकोण जो दिखाया गया है वो प्रेस्थ नामक चरित्र के माध्यम से एक शोषणकारी मतलब प्रवृत्ति की नारी का किस तरीके से शोषण होता है उसको दिखाया गया है। प्रेस्थ जो है अपने बेटे प्रथुसेन को समझाता है कि पुत्र स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते हैं, ठीक है। और दिव्या को भी कभी-कभी लगता है कि हाँ, नारी पुरुष के लिए सिर्फ़ भोग्य मात्र है, क्योंकि कठोर धीर, रुद्रधीर, कोमल प्रथुसेन, अभद्र मारिस, माताल वक्र ये सब उसके साथ में म मतलब ऐसा उसको भोग ही करना चाहते हैं, ऐसा कुछ इसको भी लगता है कभी-कभी। बौद्ध धर्म क्या है, तो बौद्ध धर्म भी कहीं न कहीं दिव्या नारी को लेकर के एक मतलब समानता के रूप में नहीं है और बौद्ध धर्म में भी नारी जैसे दिव्या जब स्थविर चिवुक के पास जाती है तो चिवुक दिव्या कहती है कि मतलब ये जो उद्धरण है ये तो प्रथुसेन से दिव्या जब लास्ट में बातचीत करती है ये उस समय का है कि दिव्या जब प्रथुसेन में उसको प्रपोजल या इस तरीके की कुछ बातचीत जब लास्ट में आती है तो दिव्या प्रथुसेन से कहती है कि भंते भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? तो भिक्षु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया कि देवी, भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति का मार्ग मतलब कि नारी जो है प्रवृत्ति का मार्ग क्या होता है? प्रवृत्ति का मार्ग का मतलब कि संसार की तरफ वापस ले जाना, संसार की तरफ वापस ले जाना, संसार की तरफ वापस ले जाने में कि नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति का मतलब कि एक होती है निवृत्ति और एक होती है प्रवृत्ति। निवृत्ति मतलब संसार से छुटकारा पाना, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति का मार्ग का मतलब कि नारी संसार की तरफ लेकर के जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि देवी भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। तो कहता है कि जब त्याज्य है तो तुम इस तरीके का क्यों कह रहे हो? दिव्या सोचती होगी, ठीक है। ठीक है और ये उस समय का उद्धरण है जब बौद्ध संघ में आश्रय मांगती है दिव्या तो उस समय का उद्धरण आता है कि देवी धर्म के नियमानुसार स्त्री के अभिभावक की अनुमति के बिना संघ स्त्री को शरण नहीं दे सकता। उसने निवेदन किया, दिव्या ने निवेदन किया, परंतु देव भगवान तथागत ने तो वैश्या आम्रपाली को भी संघ में शरण दी थी। तो वै तब वो कहता है चिबुक कि वैश्या स्वतंत्र नारी है देवी, स्थविर ने आसन से उठते हुए उत्तर दिया। तो ये बात दिव्या को लगती है, ठीक है। रुद्रधीर के माध्यम से भी नारी चेतना व्यक्त हुई है और मतलब ये भी नारी को भोग्या की दृष्टि से देखता है और दिव्या को लास्ट में ऑफर करता है कि देवी तुम्हारा स्थान नर्तकी वैश्या के आसन पर नहीं, तुम कुल कन्या हो, तुम्हारा स्थान कुल वधू के आसन पर, कुल माता के आसन पर है। किंतु दिव्या पूरी गहराई से समझती है कि ये सभी आसन सिर्फ नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की कीमत पर उपलब्ध होते हैं। तो स्वतंत्रता को दिव्या प्राथमिकता देती है, ठीक है। और वो सब व्यक्त होता है मारिस के कैरेक्टर में, ठीक है। और मारिस का मानना है कि नारी को त्याज्य मानना प्रकृति के नियमों की उपेक्षा करना है, ठीक है। वो नारी को त्याज्य नहीं मानता है, ठीक है। और नारी को मतलब सृष्टि के उदय में सहायक मानता है और वो मानता है कि पुरुष और नारी जो है उन्हीं से सृष्टि है और नारी का भी उतना सहयोग है और वो इस बात को कहता है कि नारी जो स्त्री है उसको
ईश्वर के मतलब उसको एक यहाँ पे एक लाइन आती है कि वो दिव्या को ये बात कहता है कि भद्रे, तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षण शक्ति का निखार मात्र है। तो वो क्यों कहता है ये लाइन? क्योंकि वो ये मानता है कि जो प्रकृति है ना, प्रकृति स्त्रियों को कुछ आकर्षण शक्ति देता ही है पहले से, और उसी का निखार मात्र है दिव्या में, ठीक है? तो ये बात वो कहता है, ठीक है? तो इस तरीके से मारिस के माध्यम से नारी चेतना को दिखाया है और मारिस के माध्यम से मार्क्सवादी दर्शन को स्थापित किया है। और एक जगह एक प्रसंग आता है कि जो मारिस चूंकि एक मूर्तिकार है, तो एक मूर्ति बनाता है जिसमें वो क्या करता है कि मतलब स्त्री की मतलब कमर से नीचे के भाग को बनाता है, और गर्दन से, और मतलब अ, गर्दन से नीचे के भाग को थोड़ा बना करके और कमर से नीचे के भाग को बनाता है। तो फिर रत्न प्रभा उससे कहती है कि मतलब आर्य ये तो मतलब मूर्ति अधूरी है, और आर्य मेरे मत से यह नारी का अंग मात्र है, पूर्ण नारी नहीं है। तो मारिस कहता है कि नहीं, देवी का कथन उचित है, परंतु नारी का यही अंग उसके नारित्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आवाहन करता है, और फिर उस फलीभूत सार्थकता का पोषण करता है, और यही नारी है देवी। मतलब कुल मिलाकर के मारिस की बातों से ऐसा स्पष्ट होता है कि वो ऐसा नहीं मानता है कि जो अन्य दर्शनों की तरह की नारी त्याज्य है। तो अगर नारी त्याज्य है तो सृष्टि का विकास कैसे हो रहा है? जबकि भारत में चार्वाक और लोकायत दर्शन के अलावा बाकी सब दर्शन ऐसा मानते हैं कि नारी त्याज्य है। तो मॉरिस के माध्यम से उन्होंने कहा कि नारी जो है वो सृष्टि में सहयोग करती है, और सृष्टि ही नारी से है, ऐसा कुछ मतलब स्थापित करने की कोशिश की गई है, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पढ़ना है, ये उद्धरण के बारे में मैंने बता दिया। मार्क्सिज्म का क्या प्रभाव है कि भौतिकवादी दर्शन दिखता है कि इहलोक की बात की गई है हर जगह। समता मूलक दर्शन, मार्क्सिज्म में समता मूलक दर्शन है, लेकिन सोसाइटी में विषमता दिखाई गई है। और अ, दास दास व्यवस्था को दिखाया गया है, वर्ण व्यवस्था को पृथुसेन के माध्यम से दिखाया गया है कि जन्म का अपराध यदि वह अपराध है तो उसका मार्जन किस प्रकार संभव है, ठीक है? तो मार्क्सिज्म को है कि समता मूलक दर्शन को स्थापित करने के लिए संघर्ष दिखाया गया है, दास व्यवस्था का संघर्ष दिखाया गया है, इहलोक की बात की गई है, तो ये मार्क्सिज्म ही है, ठीक है? राज्य को एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि धर्मस्थ देव शर्मा इस बात को स्वीकार करते हैं कि इतने समय पर्यंत न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यही समझ पाया हूं कि न्याय जो है वो व्यवस्थापक के अधीन है। वो कहते हैं कि जो व्यवस्थापक चाहता है वही होता है, और बाकी ये सब मतलब कुल मिलाकर के जिसके हाथ में शक्ति होती है वही सब, उसी के हाथ में न्याय जाता है, ठीक है? और राज्य को एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में बताते हैं, और जो उच्च वर्ग का एक व्यक्ति खुद ही स्वीकार कर लेता है, ठीक है? जैसे आपके पास पावर है, जैसे शाहरुख खान के बेटे का कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट में जल्दी उसकी हियरिंग होती है, लेकिन अभी कोई आम गांव का कोई व्यक्ति हो, उसकी हियरिंग, कोई उसका कोई मुकदमा है, तो डेट पर डेट जा रही है। तो मतलब जिसके हाथ में पावर है उसी के व्यवस्थापक के अधीन है, न्याय जो है वो व्यवस्थापक के अधीन है, ठीक है? तो विवाह व्यवस्था को लेकर के क्या है, तो विवाह व्यवस्था को लेकर के मार्क्सिज्म के बारे में बहुत सारी मैंने आपसे पहले भी बात की कि कार्ल मार्क्स, और इसमें एक और नाम आता है फ्रेडरिक एंजल्स। तो इनका मानना है, इन लोगों का, कि विवाह व्यवस्था भी एक शोषणकारी व्यवस्था है, और विवाह व्यवस्था में जो पुरुष का स्त्री पर एकाधिकार होता है, ताकि स्त्री जो है पुरुष की संपत्ति उसके अगले पीढ़ी को सौंपने के लिए उसकी संतान को जन्म दे सके। मतलब स्त्री पुरुष संबंध विवाह व्यवस्था को लेकर के ऐसे हैं कि पुरुष जो है वो अ, मतलब इसलिए विवाह करता है कि उसकी जो संपत्ति है वो उसका उत्तराधिकारी मिल सके।
इसलिए ऐसा कुछ। तो इसको शोषणकारी व्यवस्था के रूप में, और जो दिव्या के इन कथनों से स्पष्ट भी होता है, जब रुद्रधीर कहता है कि वो कुल वधू का सम्मान, कुल माता का आदर, कुल महादेवी का अधिकार, आर्य पुरुष का, तो हाँ, दिव्या कहती है कि ये सब तुम मुझे दे रहे हो, लेकिन ये पुरुष का प्रशय मात्र है, और वह नारी का सम्मान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है। फिर फिर इसमें मतलब मार्क्सिज्म यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जब लड़ाई होती है, तो ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग का कोई लोग जा रहा है, निम्न वर्ग से आने वाला एक पृथुसेन लड़ाई के लिए जाता है। तो निम्न वर्ग को संघर्ष मतलब उसी के द्वारा संघर्ष दिखाया गया, तो मार्क्सिज्म है, मतलब मार्क्सवाद है यहाँ पे, ठीक है। युद्ध का अवसर प्राय बीत चुका है, अभिजात वर्ग के 203 क्या क्या कर पाएंगे, सेनापतियों के निर्देश का महत्व तो है, परंतु युद्ध तो जन ही कर सकेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्क्सिज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं प्रेक्सिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रेक्सिस का कॉन्सेप्ट, ये प्रेक्सिस की अवधारणा क्या है, ये एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। प्रेक्सिस, बस 2 मिनट इसमें समझते हैं, ठीक है। प्रेक्सिस का कॉन्सेप्ट मार्क्सिज्म में, मैंने जो पहले जो मार्क्सिज्म के बारे में आपको बताया था उसमें ये वाली बात छूट जाती थी, आज बता देता हूँ कि ये प्रेक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या है। मार्क्सवाद ये मानता है, मार्क्सवाद का मानना है कि जीवन भर संघर्ष रहेगा, किंतु उस संघर्ष से हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। ये मतलब एक मजबूत प्रत्युत्तर देना है, एक मजबूत उत्तर, ऐसा कुछ प्रैक्सिस का कॉन्सेप्ट है। और प्रैक्सिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखता है बहुत ठोस रूप से, क्योंकि जो यशपाल की दिव्या है, वो यशपाल की दिव्या समाज की निम्नतम स्तर में जरूर पहुंच जाती है, लेकिन यशपाल की दिव्या हार मानने वालों में से नहीं है, और वो हर स्थिति में खुद को स्थापित करती है, खुद नर्तकी के रूप में अपना नाम कमाती है। फिर कैसे पृथुसेन, रुद्रधीर और मारिस उसको अप्रोच करते हैं, और फिर वो एक स्वतंत्र स्त्री के रूप में खुद को स्थापित करती है, स्वतंत्र स्त्री के रूप में खुद को स्थापित करती है। जबकि अगर यही चीज आप जैसे कुछ अन्य साहित्यकारों से जब तुलना करके, हाँ अरुण। मैं सर ये कह रहा था प्रैक्टिस में इन्होंने ये और बोला है कि अन्य जो जितने भी दर्शन आए हैं ना, उन्होंने केवल समस्याओं को आइडेंटिफाई किया है, जबकि हाँ हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो अंत में जो दिव्या को मारिस के साथ अन्योन्य आश्रय एक दूसरे पे के साथ होना बताया, तो ये उन्होंने यही बताया कि नारी की पराधीनता का यही वो है कि सहज होके और एक दूसरे का आश्रय ढूंढे एक दूसरे में, कुछ वैसा। अ, मतलब थोड़ा एक बार। नारी पराधीनता को दिखाया है इसमें दिव्या के माध्यम से अलग अलग स्टेप पे, लेकिन फिर हाँ इन्होंने एंड में वो चली गई मारिस के साथ, तो इन्होंने वही बताया कि परलोकवादी और ये सारे थॉट्स है और ये जितने भी सुपर स्ट्रक्चर्स खड़े किए, इनमें हर जगह नारी का शोषण है, लेकिन सहज जीवन, सहज आदमी के साथ जो एक दूसरे का सम्मान करे, तो यही बेस्ट नारी पराधीनता का यही सॉल्यूशन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मतलब कुल मिलाकर के कि प्रैक्टिस में जो तुमने बताया वो बिल्कुल ठीक है। और हम्म, मतलब कुल मिलाकर के ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है अरुण कि मतलब संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन yes, खुद को मतलब उसका उत्तर भी देना है, ऐसा नहीं है कि हम्म। मतलब एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाना है, लड़ना है समस्याएं, मतलब। हाँ, समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन उनका सॉल्यूशन खुद मानव को करना है। हाँ हाँ हाँ, ये मार्क्सिज्म कहता है कि वो कहता है कि हम्म, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मनुष्य स्वयं ही अपनी स्थितियों को बदल सकता है, कि वो स्वयं ही हम्म, अपना उसको स्वयं एफर्ट डालने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। और हम्म, वही बात यशपाल भी प्रैक्टिस की ही कुछ बात कहते हैं कि अपने विश्वास और विधान के सम्मुख मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं भी उसे बदल दे सकता है।
तो अब जी, इसमें तुलनात्मक अध्ययन भी करना है कि जैसे भगवती चरण वर्मा की जो चित्रलेखा है, उपन्यास है, तो भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा में जो चित्रलेखा है वो मतलब अ, विवश हो जाती है परिस्थितियों के सामने, वो कुछ नहीं कर पाती है। जैनेंद्र कुमार का जब मैं त्यागपत्र तुम्हें पढ़ा रहा था, हाँ तुम बताया था लोग आपने अच्छे से। हाँ, तो त्यागपत्र में मैंने एक कैरेक्टर बताया था मृणाल। मृणाल मृणाल। हाँ, तो मृणाल जब त्यागपत्र उपन्यास में बता रहा था तो उस टाइम पर मृणाल के बारे में बताया था कि मृणाल जो है वो समाज के निम्नतम स्तर में निम्नतम वर्ग के लोगों में पहुंच जाती है और वहां पर वो अपनी मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है मृणाल की लास्ट में, वो उठ नहीं पाती, राइज नहीं कर पाती है। और हाँ वो परिस्थितियों को बदल नहीं पाई जैसे दिव्या बदल पाई है। ये हाँ, दोनों परिस्थितियों के वशीभूत हो गई। बहुत बढ़िया। तो ये भगवती चरण वर्मा की जो चित्रलेखा है और जैनेंद्र कुमार की जो मृणाल है, इससे थोड़ा-सा तुलनात्मक अध्ययन करके यशपाल की दिव्या को और प्रैक्सिस के कॉन्सेप्ट को बता सकते हो, ठीक है? जी। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? आपके नोट्स में भी। और यही कारण है कि मार्क्सवादी प्रभाव के बावजूद उपन्यास और बताना है कि लास्ट में कि मार्क्सिज्म दिखता है, लेकिन यशपाल चूंकि यशपाल की बुराई नहीं करनी है कि यशपाल ने मार्क्सवाद से इतना प्रेम किया है कि मतलब ऐसा कुछ दिखता भी नहीं, स्टोरी एक सही उसमें जाती है डायरेक्शन में, तो बताना है कि मार्क्सवाद का प्रभाव जरूर है लेकिन उपन्यास में सहज प्रस्तुति है, ठीक है? जी। विचारधारा मतलब थोपी हुई प्रतीत नहीं होती है। जी। तो ऐसा कुछ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि दिव्या में जो इतिहास बोध है तो वो बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि कुछ हिस्टोरियन ऐसे हैं जो इतिहास का प्रयोग जो है वो रोमानी दृष्टिकोण से करते हैं, इतिहास के प्रति एक आदर्शवादी नजरिया रखते हैं। तो उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, चतुरसेन शास्त्री का नाम आता है। कुछ हैं जो इतिहास का केवल उपयोग करते हैं साहित्य में, वो है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर। लेकिन जो यशपाल हैं, चूंकि मार्क्सवादी हैं और मार्क्सिज्म में जो इतिहास का प्रयोग किया जाता है, वो इतिहास का प्रयोग उसके लिए एक टर्म यूज होता है, जो आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये टर्म जरूर लिखना है, आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए। और वो टर्म है ऐतिहासिक भौतिकवाद। कि यशपाल जो दिव्या में जो इतिहास का प्रयोग करते हैं वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद की तरीके से। ये क्या है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का क्या मतलब है? ऐतिहासिक भौतिक मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कि वो इतिहास में ना तो इतिहास को जब वो इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उसमें थॉट्स को भी नहीं देखते हैं, ना धर्म को देखते हैं, ना फिर महान व्यक्तियों की इच्छा शक्ति पर उतना जोर देते हैं, संस्कृति पक्ष को नहीं देखेंगे, वो किसको देखेंगे? भौतिक पक्ष को देखेंगे, आर्थिक परिस्थितियों को देखेंगे। जो मैं अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा था कि अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का व्यू देखोगे आप, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे कि आद्य शिव की मूर्ति मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ। और मतलब वो देखेंगे कि लोथल की जो बंदरगाह प्रणाली थी, उससे किस तरीके से मिस्र, मेसोपोटामिया, इनकी सबकी सभ्यता का किस तरीके से भारत से किस तरीके से व्यापार, किस तरीके से क्या कनेक्शन किस तरीके से था, वो सारी चीजों पर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ज्यादा जोर देंगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जिसके ऊपर थोड़ा बहुत गौर करना है। और बस थोड़ी देर बस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो दिव्या में यशपाल के बारे में यही है, इतिहास मनुष्य की नहीं विश्लेषण की इतिहास विश्वास की नहीं विश्लेषण की वस्तु है, इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्म विश्लेषण है, ठीक है? और यशपाल जो है कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण से इतिहास का उपयोग करते हैं। और यशपाल मानते हैं कि इतिहास में ऐसा नहीं है कि तथ्य बटोरो, वो कहते हैं विश्लेषण करो, उससे अतीत को समझोगे तभी तो भविष्य के संकेत पाओगे कि क्या करना है, ठीक है?
और ये बहुत साधारण बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आप लोग समझ सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर इतिहास और कल्पना का समन्वय है कि नहीं दिव्या में, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी साहित्य लिखा जाएगा तो चूंकि साहित्य है ना, इतिहास नहीं है, तो हमेशा इस बात को इंट्रो में स्वीकार कर लेना है कि चूंकि दिव्या एक साहित्य है, ना कि एक औपन्यासिक मतलब ना कि एक ऐतिहासिक विवरण है। और साहित्य में इतिहास और कल्पना का समन्वय होता है। और इस बात को यशपाल ने भी स्पष्ट रूप से अपने प्राकथन में स्वीकार किया है। यशपाल ने लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा है कि दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, जो मैं आपको उपन्यास में दिखा भी रहा था यहाँ पे, ठीक है। इतिहास नहीं, कल्पना मात्र है, ठीक है, प्राकथन की पहली लाइन जो है, ठीक है। तो लेखक ने कला के अंदर वही बातें बस कहना है। और आपको बताना है कि इतिहास से यशपाल ने तीन ऐतिहासिक चरित्र उठाए हैं, बृहद्रथ, पतंजलि और पुष्यमित्र, और तीन स्थल उठाए हैं। कौन कौन से? सागल, मथुरा और मगध, ठीक है। तो ये तीन स्थान उठाए, तीन चरित्र उठाए। तो और फिर बाकी कहना है कि देखने की बात यह है कि उपन्यास में केवल तीन ऐतिहासिक चरित्र हैं, और वो तीनों ही संकेत के रूप में आए हैं, ना कि चरित्र बनकर, मतलब करेक्टर्स के माध्यम से नहीं है। करेक्टर तो पृथुसेन है, दिव्या है, ये जो है पुष्यमित्र, बृहद्रथ और पतंजलि, ये तो बस केवल आ, मतलब संकेत किया गया है कि इनसे बात कर लो, इन ऐसा कुछ संकेत किया गया है, ठीक है। सागल, मथुरा और मगध का जिक्र है, ठीक है, कुछ स्थान का। और बाकी बताना है कि इतिहास मतलब पढ़ने में ऐतिहासिक शब्दावली, ऐतिहासिक संदर्भ का चूंकि जिक्र है, इसलिए तत्समी शब्दावली का प्रयोग है, ऐसा कुछ। बाकी ये मैंने जो अंडरलाइन किया है इसको प्लीज आप लोग पढ़ लेना, और कोई दिक्कत नहीं आएगी कंटेंट में। बस शिल्प, चरित्र योजना, दिव्या का चरित्र कैसा है, ये सब अंडरलाइन करके रख दिया। कुछ भी दिक्कत हो तो आप तुरंत पूछ लेना, ठीक है। बाकी तुलनात्मक अध्ययन क्या इसमें करना है, किन कुछ कुछ किन विशेष उद्धरणों पे आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत है, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश किया अच्छे ढंग से। फिर भी कुछ भी कंटेंट ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए, या कुछ ऐसा कंटेंट जिसके बारे में आप और कुछ बातचीत करना चाहते हो, तो आप कर सकोगे, कल के सेशन में आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ प्रदीप। कल के सर आंसर राइटिंग होगी क्या इस पे, दिव्या हाँ पे? हाँ हाँ, दिव्या उपन्यास पे जो भी दिव्या उपन्यास के 2000 से लेकर के 2024 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, फिर उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। एक बार आप महाबोर्ड के जैसे भेजे थे हमने पीवाई को, वैसे एक बार भेज देना अगर आपके पास अवेलेबल हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ अभी सेशन के बाद, अभी तुरंत भेजता हूँ, ठीक है। है। हाँ जी सर सर। मैं ये कह रहा था, जैसे यशपाल है ये जो मार्क्सवाद से प्रभावित है, और उन्होंने जो ये ऐतिहासिक विवरण लिया है, इसमें ये राजतंत्र का शोषणकारी वो चरित्र दिखा रहे हैं इस अपने माध्यम से, और दिखाना चाह रहे हैं कि राजतंत्र में क्या क्या कमियां थी। हम्म। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। हम्म। मार्क्सिज्म में, हाँ, मार्क्सिज्म जो है वो जो शोषक वर्ग है और शोषित वर्ग, तो उसमें जो उच्च वर्ग या निम्न वर्ग है, तो उच्च वर्ग के द्वारा हमेशा निम्न वर्ग के शोषणकारी व्यवस्था की बात की जाती है। और इसमें भी वो बात है, तो जरूर इसको कोट कर सकते हो प्रतीक, बहुत अच्छा। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत अंडरस्टूड है, ये तो अच्छे से हाईलाइट के लिख सकते हो। आंसर्स में अगर इस तरह से लिखेंगे तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा सर, इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और उद्धरण बता सकते हो कि जैसे कि मतलब प्रथुसेन को उसकी दिव्या की शिविका या पालकी ना उठाने दिया गया, और और प्रथुसेन सर को ऐसे भी जैसे महाभारत से कर्ण का जो कैरेक्टर है थोड़ा इससे मैच करता है पृथुसेन का, इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं सर। मतलब जो ये थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा, माइथोलॉजिकल पौराणिक कथाओं से कनेक्ट करना, मतलब थोड़ा सा साहित्य के हिस्से से बाहर हो जाता है, थोड़ा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से कनेक्ट करना। साहित्यिक विवरण से कनेक्ट करो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा हो तो ऐसा कुछ लिख सकते हो कि रामधारी सिंह दिनकर की इन इन पंक्तियों से ऐसा कुछ,
थोड़ा-सा उसमें अभी कुछ इस तरीके का लेख आया नहीं, कहीं पर मैंने भी पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ रिलेट करके मुझे भेजना तो मैं प्रदीप देख लूँगा, ठीक है? ठीक है सर। लेकिन उसको ऐसा मत लिखना कि उसको लिखना कि दिनकर ने अपनी जो दिनकर की कर्ण को लेकर के जो पंक्तियाँ जो विवरण आता है, जो उस वो वाली मतलब साहित्य से रिलेट करके लिखना, ठीक है? हाँ जी, ठीक है सर। हाँ, आशीष? सर ये बोल रहे थे कि इसका जो व्याख्या वाला है उसको भी देखना है क्या? दिव्या का जैसे व्याख्या वाला है ना नीचे में। हाँ, व्याख्या वाला देखेंगे आशीष, थोड़ा-सा इधर आंसर राइटिंग एक बार कर लें, फिर व्याख्या वाला करेंगे आशीष, ओके जल्दी सर। करेंगे, ठीक है? ओके। बाकी अभी समझ में आ रहा है आशीष? जी, ये सर, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा सर। ठीक है, तो कल के सेशन में मिलते हैं। कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कल के सेशन में पूछ सकते हो। बाकी लाइव आंसर राइटिंग कल हम लोग करेंगे और कॉपी सबकी देखेंगे, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए अब तक उपन्यास में वो सब देखेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है? ओके सर। दिव्या से रिलेटेड, ठीक है? तो कल के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।